हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े हुए कुछ टॉपिक पूरे कराए हैं और उनको इस तरीके से बताया गया है कि हर एक जो वीडियो है वो अगले वीडियो के लिए एक बेस की तरह यूज़ किया जाएगा। तो अगर कोई सीधे नेक्स्ट वीडियो को देखता है तो शायद उसमें बहुत सारी चीज़ें उसे नहीं समझ में आएंगी। तो बेहतर है कि एक एक करके हर वीडियो को लाइव तरीके से देखा जाए और उसको समझा जाए। तो अभी जो है जितना भी हमने उत्तराखंड के इतिहास को देखा है उसमें ये दो बातें जो हुई हैं वो ये हैं कि उत्तराखंड के इतिहास में हमें जो दो मुख्य बात अभी तक समझ में आई है। अगर हम उत्तराखंड के इतिहास की बात कर रहे हैं इसके बारे में पहले भी बताया गया है, तो उसमें दो मुख्य बातें हैं जो इस सेगमेंट को पूरा करने से पहले समझनी होंगी। पहला कि उत्तराखंड के इतिहास को समझने के लिए अभी बहुत सीमित जानकारी है, बहुत ख़ास तौर से मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई। आधुनिक इतिहास में तो जानकारी के बहुत सारे स्रोत खुलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर सीमित जानकारियों का एक दायरा हमारे सामने है जिसमें अधिकतर चीज़ें जो हैं वो जागरों में, जो कि लोक गाथाएँ हैं, या अन्य साहित्यिक स्रोतों में देखने को मिलती हैं। बहुत कम हमारे पास पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे कि मुख्य रूप से हमारे प्राचीन और मध्यकालीन उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये पहली बात है कि हमारे जो उत्तराखंड से जुड़े हुए जितनी भी पुस्तकें हैं ख़ास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें रही हैं। तो उसका एक कारण तो यही है कि ख़ास तौर से शुरू से ही जब से उत्तराखंड का इतिहास लिखा जाने लगा तो उसमें कुछ भ्रांतियां हैं इसकी वजह से, क्योंकि हमें बहुत सीमित स्रोत मिले हुए हैं। अधिकतर वो मिथक पर आधारित हैं, कथा कहानियाँ उसमें ज़्यादा हैं, और वो साहित्यिक स्रोत हैं, ऐसे साहित्यिक स्रोत जिसमें धार्मिक चीज़ें अधिक हैं। पुरातात्विक स्रोत तो हैं और प्रमाणित भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। तो एक तो यहाँ पर हमें सीमित जानकारी उत्तराखंड के इतिहास की अभी है, भी बहुत सारे शोध होने बाकी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कई तरह के जो विवादित बिंदु रहे हैं, और ये विवादित बिंदु जैसे कि राजाओं के जो वंश हैं उनके नाम में, उनके नाम को लेकर, उनके बीच में जो संबंध हैं उन वंश के बीच में उसको लेकर, इसके साथ साथ राजाओं के ऐतिहासिक आधार को लेकर कई तरह के विवादित पक्ष उठते हैं कि जिस राजा का नाम दिया जा रहा है क्या वो वास्तविक राजा कभी था या केवल जागरों में या स्थानीय स्तर पर लोगों ने उसको बोला था कि ऐसा कोई राजा हुआ करता था। दूसरी चीज़ ये भी है कि उनका जो राज्यकाल था, किस समय वो राजा बने थे, इनका समय क्या था, उसको लेकर अलग अलग उत्तराखंड के जो विद्वान रहे हैं उन्होंने अपनी बातें कही हैं। तो ये जो दो बातें हैं, जब भी हम उत्तराखंड के इतिहास को देखते हैं तो हमें कई पुस्तकों में नज़र आएगा कि चंद्रवंश का संस्थापक थोहर चंद्र था, तो कहीं नज़र आएगा कि नहीं सोमचंद्र था। इसी तरीके से हम अभी पिछले कुछ वीडियो में देखा है हमने कि कई पुस्तकों में जो हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश था जो 700 AD में निर्मित हुआ था, उस वही कत्यूरी वंश कहा जाने लगा। और यहाँ तक कि जो कुल मिलाकर हमें जो बैद्यनाथ घाटी में 12वीं 13वीं सदी में जो कत्यूरी शासन दिखता है उससे भी उसको जोड़ दिया जाता है। तो ये सब कारण यही हैं कि एक तो हमें जानकारी सीमित है और दूसरा वो विवादित बिंदु रहे हैं। और एक बात और हमें समझनी है कि उत्तराखंड के इतिहास में मुख्य रूप से जो एडविन एटकिंसन हैं
जिन्होंने हिमालयन डिस्ट्रिक्ट नामक अपना जो संकलन तैयार किया था, गजटियर बनाया था, जिसमें कि उन्होंने हिमालयी क्षेत्र के डिस्ट्रिक्टों के बारे में जानकारी दी थी। तो उसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी। उन्हीं बातों को एकदम बिना किसी तर्कों पर उसकी जांच किए जो परवर्ती हमारे इतिहासकार रहे हैं, जिसके बारे में मैंने बताया है कि जैसे शिव प्रसाद डबराल हो गए, बीडी पांडे हो गए, या हरिकृष्ण रतूरी हो गए। तो इन सारे लोगों ने भी उसी चीज़ का अनुकरण किया है। लेकिन अब जो है उसकी शोध हो रही है, तो कभी भी आयोग विवादित प्रश्न नहीं पूछेगा, और अगर पूछता है तो उसके 2 उत्तर ही माने जाएंगे। तो हम उस तरीके से प्रश्न के नेचर को समझ के उसमें हम लगा सकते हैं। तो ये बात पहले आज के वीडियो में मैंने क्लियर कर दी, क्योंकि अब हम आज से जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा कत्यूरी शासन होगा, जो बहुत स्पष्ट तरीके से ये जो परीक्षा है उसमें वर्णित है। तो उसको लेकर हमें कुछ भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे नाम आएंगे जिनको कुछ पुस्तकों में किसी और वंश में दिखाया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो मानक इतिहास की उत्तराखंड की पुस्तकें हैं उनसे जुड़े हुए जो प्रमाणित चीज़ें हैं उसको मैं एक बहुत ही कंसोलिडेट मैनर में कंप्राइज तरीके से यहाँ बता रहा हूँ। उनको आप हूबहू वैसे ही पढ़िए, और वो पूरी तरह से पुख्ता हैं, और वहाँ से पिछले कुछ पेपरों में कई तरह के प्रश्न आए हैं। अब आयोग वैसे प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि बताएं चंद्रवंश का संस्थापक कौन था या चंदों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, कहाँ पर बाद में चली गई, कत्यूरी शासन का कार्यकाल क्या था। ये सब प्रश्न नहीं है, बहुत डीपली प्रश्न हैं। तो उस तरीके से ख़ासतौर से इतिहास के खंड को बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से जो 40 प्रश्न होंगे उसमें से एक बहुत बड़ा बल्क पोर्शन इसी इतिहास वाले सेगमेंट से पूछा जाएगा, और हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो अब जो है वो हम आज जो अपना टॉपिक उठाते हैं वो होगा अभी जो इसमें टॉपिक है इस बार वो है कत्यूरी शासन। ये हमारा आज का टॉपिक है कि अब हम जो उत्तराखंड में जो कत्यूरी शासन स्थापित हुआ उसके बारे में हम कुछ चीज़ें समझेंगे। तो अगर हम इसके सीधे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखें, तो अभी तक हमने जो देखा है, क्योंकि ये शासन जो रहा था, इससे पहले हमने जो चीज़ें देखी वो ये देखी कि एक हमारे जो गुप्त काल में, ये पूरा एक तरह का रिवीजन हो जाएगा अगले 2 से 3 मिनट में। गुप्त काल में बात करें तो गुप्त काल की जो गुप्तों का जो साम्राज्य था उससे उत्तर सीमा पर एक हमें कुनिंदों का एक राजवंश दिखा था, एक हमें कुनिंद शासन देखने को मिला था। उनका अपना एक राज्य था, करतपुर राज्य। तो एक कुनिंदों की ही एक शाखा वहाँ पर काम कर रही थी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद कुनिंद शासन के बाद एक बहुराजकता का काल उत्तराखंड में हर्षवर्धन के शासन के पश्चात देखने को मिला, और वो हिस्सा जो आया वो एक ब्रह्मपुर पर एक अन्य शाखा पौरवों का शासन हो गया। ये हमने पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें देख रखी हैं। तो ब्रह्मपुर राज्य ने इस करतपुर राज्य के अधिकांश हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ब्रह्मपुर राज्य का जब अवसान हुआ
तो ये जो कुनिंद की शाखाएं कुछ बची हुई थी, उन्होंने अपनी शक्ति को एकत्रित करना शुरू करा और उसी में हमें कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर एक नया राजवंश देखने को मिलता है, जिसकी समतुल्यता हम कुनिंदों के ही एक शाखा से कर सकते हैं। कुनिंदों का ही इस कार्तिकेयपुर राजवंश पर एक तरह से शासन था, जो कि पश्चिम में सतलज नदी से लेकर पूर्व में काली नदी और नेपाल के भी कई हिस्से उसमें शामिल थे, वो पूरा एक छत्र शासन स्थापित हो जाता है। तो ये हम पहले से देख चुके हैं इसको। और यहाँ पर भी हमने समझा था कि शुरू में कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी, वो कार्तिकेयपुर में थी, जो कि अलकनंदा वैली के अंतर्गत अवस्थित था। बाद में किसी कारणवश, वो कारणों को हमने पिछले वीडियो में समझा था, इन्होंने अपनी राजधानी क्या है वो हमारे बैद्यनाथ घाटी जो है, गोमती नदी के आसपास का जो रीजन है, वहाँ स्थानांतरित कर दी थी। तो वहाँ पर इनकी एक दूसरी शाखा बाद में स्थापित हो गई थी। तकरीबन जो सुभिक्ष राजदेव का शासन था उसके पश्चात की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें हमने बात कर चुके हैं उन सब चीज़ों के बारे में। तो वहाँ इनकी राजधानी स्थानांतरित हो गई और इन्हीं कार्तिकेयपुर राजवंश के खंडरों पर, उसको हम जो स्थानांतरित हुई थी राजधानी, बैद्यनाथ की शाखा जो थी कार्तिकेयपुर राजवंश की थी, बैद्यनाथ की जो कार्तिकेयपुर राजवंश की शाखा थी, उसके अवसान पर हमें इस बैद्यनाथ घाटी में एक नए राजवंश का नाम देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कत्यूरी राजवंश। तो यहाँ तक की कहानी जो थी हमने पहले पढ़ रखी है। हमने ये भी देखा कि पहले इनकी राजधानी जो थी कार्तिकेयपुर थी, बाद में वो राजधानी वैद्यनाथ में स्थानांतरित हो जाती है और उसी वैद्यनाथ में इनके कुछ शासक शासन करने लगते हैं। और धीरे धीरे जब इनकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तब वहाँ पर एक नए राजवंश का स्थापना होती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो कत्यूरी थे वो कुनिंद के ही एक शाखा के रूप में स्थापित हुए थे, लेकिन ये एक नया इस राजवंश की तुलना में ये वंश एक नया राजवंश था। तो इसी को हम कत्यूरी वंश कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो हमने पिछले वीडियो में जो एक बहुराजकता का समय देखा था, उसमें मुख्य रूप से कुमाऊँ वाले रीजन में हमें जो ये राजवंश दिखा था वो वही है जो मुख्य रूप से 11वीं सदी से लेकर 13वीं अथवा 14वीं सदी तक बना रहा कत्यूरियों का। और उसके बाद कत्यूरी जो हैं, जिनकी मूल राजधानी जो थी वो कुमाऊँ वाले रीजन में रणचूला कोट थी, और बाद में वो अलग अलग शाखाओं में बढ़ती है और फिर क्या आगे घटनाक्रम होता है वो हम देखेंगे। तो ये मुख्य रूप से इस टॉपिक का बेस था कि सीधे कत्यूरी राजवंश को हम ना समझें, क्योंकि जो अगर हम पटवारी की परीक्षा को देखें तो उसमें जो नाम आता है वो सीधे प्रमुख राजवंशों में उदाहरण करके कत्यूरी राजवंश, तो यानी कि सीधे हमें मध्यकाल पढ़ना है। लेकिन उसको हमने अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी देखा, तो वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को एक के बाद लिंक करते हुए अब हम कत्यूरी राजवंश के सामने आए हैं। ये अब हमें उतना ज़्यादा दिक्कत इस टॉपिक में नहीं होगी, अब हमें इस टॉपिक को पढ़ना होगा। तो ये इस टॉपिक की शुरुआत का बेस था। अब हम आगे देखते हैं।
तो सबसे पहले अब हम इसको समझेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने पहले बता रखा है कि हमारा जो पहला इसमें बिंदु होगा वो होगा इस वंश का नाम और इनके उद्भव के पीछे की कुछ बातें हम पहले समझेंगे। ये दोनों चीज़ों को हमने थोड़ा थोड़ा पहले समझ रखा है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे और एक हमें इसका संस्थापक भी देखना होगा। तो ये तीन चीज़ें हम पहले देखते हैं। देखें, हमें इतना पता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश एक कुलिंदों की ही एक शासन करने वाली एक उत्तराखंड की बहुत महत्वपूर्ण राजवंश था, राज्य था। उसने अपनी राजधानी शुरू में क्या करी, इसको मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत चीज़ें यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो बेस हमारा अच्छा होना चाहिए। तो ये हम देखते हैं कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, जिसकी राजधानी यहाँ पर कार्तिकेयपुर हुआ करती थी, ये एक समय के बाद कुमाऊँ के बैद्यनाथ में स्थानांतरित हो जाती है और वहाँ पर इस कार्तिकेयपुर राजवंश के कुछ राजा शासन करने लगते हैं। बाद में इन्हीं की शक्ति जब कम होती है तो यहाँ पर एक नया वंश स्थापित होता है जिसको हम कत्यूरी वंश कहते हैं। तो ये जो दो नाम हमें दिखाई दे रहे हैं, एक कार्तिकेयपुर और दूसरा कत्यूरी, ये लेकर शुरू में बहुत ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिला था। अब ये अंतर क्या था, क्योंकि परीक्षाओं में जो प्रश्न बनेंगे उनको सही उत्तर देने के लिए ये बात यहाँ पर समझनी ज़रूरी है कि ये जो समय था, कुल मिलाकर ये जो समय था, ये तकरीबन 11वीं और 12वीं सदी के आसपास की बात है इस वंश के उद्भव के रूप में। लेकिन ये जो साम्यता है किसके किसके बीच में, इस नाम को लेकर उसको हमें पहले समझना होगा। देखें, जैसा कि मैंने बताया था कि जो एटकिंसन था उसने, यहाँ पर समझ लें, इसको मैंने थोड़ा सा पहले बता रखा है। एटकिंसन ने कार्तिकेयपुर को कत्यूरी नाम के आधार पर सेम समझ लिया था। उसने उसको ये समझा कि जो यहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर जो जागर हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उसमें जो कत्यूरी नाम आता है वो इसी कार्तिकेयपुर राजवंश से जुड़कर आता है। तो इन दोनों को उसने, एटकिंसन ने, साम्य स्थापित कर लिया। और फिर बाद में उत्तराखंड में जो परवर्ती इतिहासकार रहे, उन्होंने भ्रम हो गया कि ये दोनों नाम सेम हैं, जबकि वास्तविकता क्या है कि ये दोनों नाम सेम नहीं है। दोनों वंश दो अलग अलग कालखंड में उत्तराखंड में स्थापित होते हैं और उत्तराखंड में शासन करते हैं। ये ना दोनों वंश एक ही समय के हैं और ना ही इन दोनों वंशों में किसी तरह की उतनी समानता है जितनी दिखती है। तो पहली चीज़ तो ये हमारी क्लियर है। अच्छा, जब शुरू में इन दोनों के बीच में साम्यता समझी जाती थी इतिहासकारों के बीच में, तो उसका एक और आधार था कि एक राहुल सांस्कृतायन है, ये बहुत विद्वान रहे हैं उत्तराखंड के, बहुत सारा इन्होंने साहित्य लिखा है। सांस्कृतायन, इन्होंने ये स्थापित किया कि पहले ये जो नाम आता है कार्तिकेयपुर, वो अपने, ये सबसे सुसंस्कृत स्वरूप है इस कत्यूरी नाम का। पहले ये कार्तिकेयपुर नाम था, फिर ये चेंज होता है, ये कार्तिपुर बनता है, फिर ये चेंज होता है, फिर ये कत्यूर बनता है, और फिर ये नाम चेंज होता है और फिर ये कत्यूर बन जाता है। तो राहुल सांस्कृतायन का मानना था कि ये कत्यूर नाम का जो सुसंस्कृत रूप है वो
हमारा कार्तिकेयपुर है। और इसका आधार क्या था, क्योंकि एटकिंसन ने ऐसा माना था कि ये दोनों नाम एक हैं। तो ये हमें समझ लेना है कि ये दोनों नाम अलग हैं और किस तरीके से ये नाम आए, इसको कई इतिहासकारों ने, विद्वानों ने इस तरीके से प्रूफ करने की कोशिश करी है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत थी। उसको हम अभी आगे देखेंगे कि क्यों कत्यूर नाम, कार्तिकेयपुर वंश, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ हमने पहली चीज़ ये समझ ली। अब हम क्योंकि इसके वंश के नाम को हमने समझ लिया कि ये दोनों चीज़ें अलग हैं और ये पहले एक ही मान ली गई थी। अब इनके उद्भव को हमने वैसे ही देख लिया है कि इसकी बात हमने यहाँ पर कर ली है कि ये उद्भव कैसे हुआ था, इसको हमने यहाँ पर समझ लिया है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश की जब राजधानी स्थानांतरित हुई, बैद्यनाथ घाटी गई, तो उसके खंडहरों पर कत्यूर वंश का निर्माण हुआ था। तो इसको तो हमने समझ लिया, इसको समझ लिया। अब ये है संस्थापक, कि हमारा जो कत्यूरी शासन था उसका संस्थापक कौन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। तो अब हम इसको ये समझेंगे कि ये था क्या। देखें, कत्यूरी वंश से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो अधिकतर लोक गाथाओं पर ही आधारित हैं। कुछ ऐतिहासिक हमें चीज़ें दिखती हैं, कुछ राजवंशावलियां दिखती हैं, उनके आधार पर इस पूरे कत्यूरी शासन के इतिहास को समेटने की कोशिश होती है। तो अगर हम संस्थापक की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि एक राजा थे, दो इसमें जागर में, अगर हम इसकी जानकारी जो है मूलतः जागरों से मिलती है। जागरों में हमें दो बातें सामने आती हैं। एक है जिसकी प्रामाणिकता बहुत कम मानी जाएगी, वो बात ये है कि इसको हम ऐसे देखेंगे कि एक शासक रहे हैं, ऐसा माना गया है, एक शासक रहे हैं कत्यूरी राजाओं में जिनका नाम है नारसिंह देव। इन नारसिंह देव ने ये ही इसके संस्थापक थे, ऐसा माना जाता है कि नारसिंह देव कत्यूरी शासन के संस्थापक थे। लेकिन ये बात उतनी प्रमाणिकता के साथ स्वीकार नहीं होती है और ये भी माना जाता है कि यही वो शासक थे, क्योंकि कत्यूरियों की जो पहली राजधानी थी वो जोशीमठ में थी, जोशीमठ में। तो ये कत्यूरियों की राजधानी शुरू में जोशीमठ में थी। इस राजधानी को उन्होंने, ये नारसिंह देव जो थे वो रणचूला कोट लाए, ऐसा माना गया। तो एक जागर ये कहता है, एक जागर में जो लोक गाथा है उसमें ये कहा गया है कि नारसिंह देव ने, जो कत्यूरी राजा थे, उन्होंने कत्यूरी शासन की जो राजधानी थी उसको जोशीमठ से स्थानांतरित करके रणचूला कोट लाने का काम किया था। तो पहली चीज़ तो ये है। लेकिन कुछ कुमाऊनी जागर ऐसे हैं और ज़्यादा प्रमाणित नज़र आते हैं, वो ये कहते हैं कि एक राजा हैं और शांति देव, ये जो कत्यूरी राजा हैं, कत्यूरी राजा रहे थे, उन्होंने इस वंश की स्थापना करी थी, इस वंश के संस्थापक रहे थे। जो समय है वो 10वीं सदी के आसपास का टाइम है जहाँ पर इन्होंने इस वंश की स्थापना करी। और यहाँ पर अशांति देव ने क्या करा था, जो राजधानी थी उसको जोशीमठ से रणचूला कोट लाने का काम उन्होंने करा था। तो ये बात जो हमने नारसिंह देव के लिए एक जागर में देखी, वही बात हमने दूसरे जागर में हमने ये देखी कि राजधानी जो है अशांति देव ने ट्रांसफ़र करवाई थी। तो दो बातें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम दूसरे शोधों की बात करें, वो यही कहती हैं कि वास्तव में ये जो नारसिंह देव रहा था
हमें बहुत शोधपरक चीज़ों को नहीं पढ़ना है, हमें फैक्ट वहाँ से निकाल लेने हैं कि जो ये नारसिंह देव था वास्तव में ये एक नाथ जो वंश था उसका एक संत था, वो नागपंथ का एक संत था वो। इसको हम ऐसे समझते हैं कि नारसिंह देव जो था वो नाथ पंथ का एक साधु था या संत था, और इसके परामर्श पर ऐसा माना जाता है कि इसी के परामर्श पर अशांति देव ने राजधानी ट्रांसफर करी थी। तो संस्थापक जो सर्वमान्य तथ्य है, अब ये मेन लाइन है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि कत्यूरी शासन, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कत्यूरी शासन का संस्थापक अशांति देव था, जिसने अपने संत नारसिंह देव के परामर्श पर राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित कर दी? रणचूड़ा कोट। रणचूड़ा कोट कहाँ पड़ता है? ये बैद्यनाथ में पड़ता है, स्थानांतरित बैद्यनाथ में कर दी। तो इस टॉपिक से जुड़ा जो ये पूरा ये 3 जो हमने सब टॉपिक दिखे थे उसमें ये हमारी सबसे ज़बरदस्त बात निकली है कि कत्यूरी शासन का संस्थापक कौन था और उसने राजधानी ट्रांसफ़र करके, पहले राजधानी कहाँ थी और उसको इसने कहाँ दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये हमारा पहला यहाँ पर नाम, पहला जो सब टॉपिक है और उनसे जुड़े जो नाम हैं, फैक्ट हैं, वो हमने देखे। अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि इसी तरीके से अगला जो हमारा फैक्ट है, ये 3 बहुत तगड़े फैक्ट हैं, वो समझ में आने चाहिए कि कार्तिकेयपुर राजवंश के खंडहरों पर मध्यकालीन कुड़िंद शाखा, जिसने उत्तराखंड पर शासन किया, वो कौन सी शाखा थी? वो कत्यूरी शाखा थी। तो इस एंगल को भी हमें समझना जरूरी है कि एक तो कुड़िंदों की शाखाएं हमें प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास में देखने को मिली थी। मौर्य काल के समय मौर्यों की उत्तरी सीमा पर कुड़िंदों की शाखा थी, जिसका शासक अमोघभूति या छत्रेश्वर, इस तरह के नाम हमने देखे थे। उसके बाद परिवर्ती कुड़िंद का भी देखा, चित्रेश्वर ने सिक्के जारी करे, वो हमने देखे। फिर हमने कर्तपुर के समय फिर से कुड़िंद अपना उभार लेकर आए, फिर उसके बाद वो फिर दब गए। फिर उसके बाद हमें पुनः कार्तिकेयपुर राजवंश में कुलिंद दिखे। और जब कुलिंदों का यहाँ तक का हम जो इतिहास देखे थे कुलिंद राजवंश का, वो प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत था। लेकिन 12वीं सदी में 13वीं सदी में जो कत्यूर घाटी में कुलिंदों की शाखा दिखी, उसको हम क्या नाम देंगे? मध्ययुगीन कुलिंद। तो परीक्षा में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्राचीन कुलिंद से संबंधित प्रश्न है कि मध्ययुगीन कुलिंद से।
तो ये नाम हमें ध्यान में रखने होंगे। जब मध्ययुगीन कुनिंद का नाम अगर आएगा तो इसका मतलब है कि हमें कत्यूर घाटी के कत्यूरी शासकों की बात करनी है। और अगर प्राचीन कुनिंद का नाम देगा 700 एडी के बाद का देगा तो वो हमें समझना है कि वो कत्यूर राजवंश है। तो एक बात ये हमें देखनी है। दूसरा, हमने जो चीज पढ़ी कि अशांति देव ने राजधानी पश्चिम से पूर्व स्थानांतरित कर दी थी। तो पश्चिम से पूर्व स्थानांतरित करी थी, इसको हम पीछे देख चुके हैं। पश्चिम में जो जगह थी उसका नाम था जोशीमठ और पूर्व में जो जगह थी उसका नाम था रणचूला कोट। अब एक बात हमें ये देखना है कि जिसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ जगह नहीं है इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कि जो कार्तिकेयपुर वंश था, इसके जो जानकारी है, जो शिलालेख हमने देखे थे, कौन कौन से शिलालेख देखे थे? हमने पांडुकेश्वर शिलालेख देखा था, इसके अलावा हमने कंडारा शिलालेख देखा था। लेकिन जो हमारा कत्यूरी शासन है उससे जुड़े हमारे पास उतने ज़्यादा शिलालेख नहीं हैं, लेकिन चूंकि ये मध्य युगीन हमारी कुनिंदों की शाखा है, इससे जुड़ा एक सर्व प्रमुख हमारा जो शिलालेख है उसको भी हम आगे देख लेंगे, उसके नाम को समझ लेंगे। तो कुल मिलाकर हमें ये तीन बातें, कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम, कत्यूरी राजवंश के नाम के बीच में रहते हुए इस तीन बिंदु को हमें समझ लेना है। इसके टॉपिक में ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमें प्रश्नों को सही बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व करने के लिए ये समझना हमें ज़रूरी है। तो ये हमने देख लिया। अब हम इसमें कुछ अन्य चीज़ें देखेंगे जिसमें कि अब जैसे कि टॉपिक पे हम जानकारी के स्रोत देखते हैं, तो अब हम देखेंगे कि अब हमारा जो ये कत्यूरी शासन है इसके जानकारी के स्रोत हमारे सामने क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो कत्यूरियों के शासन में हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा जानकारी का स्रोत। तो कत्यूरी शासन में जानकारी के स्रोत की बात करेंगे तो इसमें हमें तीन बहुत बड़े स्रोत दिखेंगे। एक पुरातात्विक स्रोत दिखेगा, इसके अलावा दूसरा हमें यहाँ पर जागर देखने को मिलेंगे। जागर के अंतर्गत कई तरह की जानकारियाँ हमें देखने को मिलेंगी। और तीसरी जो चीज़ हमें देखने को मिलेगी इन स्रोतों में वो होंगी राजवंशावली। जैसे कि अलग अलग हमें राजवंशावलियाँ जो देखने को मिलेंगी उसमें हमें कई शासकों के नाम देखने को मिलेंगे, तो वो भी उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होगी, उसको हम देख लेंगे। तो इन्हीं को हम अभी बारी बारी से इनको हम पढ़ेंगे। देखें, अगर हम इसकी बात करें, पुरातात्विक स्रोत की बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि कत्यूरी शासन से जुड़ा जो पहला पुरातात्विक साक्ष्य है जो हमें देखने को मिलता है वो जतबाल देव का कुलसरी मूर्ति लेख है, कुलसरी देवी का मूर्ति लेख है। उससे हमें जो जतबाल देव के समय का है उससे कत्यूरी हमें नाम उसमें देखने को मिलेगा। तो अभी हम देखें तो यहाँ पर शासक हैं जतबाल देव,
जत बालदेव जो हैं, इनका एक हमें जो अभिलेख देखने को मिलता है, जिसमें हमें इस कत्यूरी शासन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो हैं कि तो जत बालदेव का जो ये शासन हमें देखने को मिलता है, उसमें शिलालेख का जो नाम है वो है कुलसरी देवी मूर्ति लेख। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, जत बालदेव का कुलसरी देवी मूर्ति अभिलेख है, जिससे कि प्रारंभिक कत्यूर राजाओं के नाम इसमें हमें देखने को मिले हैं। दरअसल जब उसने यहाँ जो हम बात देखेंगे कि इस शासक ने जब बद्रीनाथ की यात्रा पर ये गया था, तो इसके साथ इसकी एक रानी थी, कसाणी रानी, उसके साथ उसने बद्रीनाथ मार्ग पर ही इस मूर्ति लेख को छोड़ा था। और उसी से हमें इस वंश के जो प्रारंभिक कत्यूरी कत्यूर, अब ये मैं नाम इस तरह क्यों लिख रहा हूँ, मैंने कत्यूरी इस तरह क्यों नहीं लिखा, वो अभी समझ में आएगा। प्रारंभिक कत्यूर शासकों के नाम हमें देखने को मिले हैं। तो जत बालदेव का कुलसारी देवी मूर्ति लेख प्रारंभिक कत्यूर शासकों से जुड़ा एक पुरातात्विक स्रोत है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कुलसारी देवी का जो मूर्ति अभिलेख है उसको किसने जारी किया था। ऑप्शन में बहुत सारे नाम होंगे, उसमें से हमें इस जत बालदेव पर टिक करना है। दूसरा जो पुरातात्विक स्रोत है वो बहुत परिचित स्रोत है, और वो इसी वंश के एक अन्य कत्यूरी राजा कटारमल, या कटारमल कहते हैं, इनका है। इन्होंने एक सूर्य मंदिर बनाया था, जिसको हम कटारमल का सूर्य मंदिर कहते हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में वो पड़ता है। उस मंदिर में कई सारे हमें लघु शिलालेख देखने को मिले हैं, और उससे हमें कटारमल और अन्य कत्यूरी राजाओं से जुड़ी हुई कुछ बातें देखने को मिली हैं। चूँकि उत्तराखंड में जो ये कत्यूरी शासन था, इसमें मंदिर भी निर्मित किए गए, बाद में चंदों के समय भी मंदिर निर्माण की एक अनोखी कलाएं विकसित हुई हैं, यूनिक कला विकसित हुई है। वो यहाँ की वास्तुकला की एक बहुत अच्छी एक पहचान है। तो वो मंदिरों से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जिसको अलग से भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मंदिर की दीवारें, मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ और वहाँ पर राजाओं से जुड़ी हुई कई बातें हमें पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में देखने को मिलती हैं। तो कत्यूरी शासन से जुड़ा जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें जत बालदेव और कटारमल, ये दो नाम फेमस हैं। अब हम जागरों की तरफ बढ़ेंगे कि जागर से हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर हम कत्यूरी शासन में जागर की बात करें, जागर की अपनी भूमिका की बात करें, तो हमें इन जागरों में जो कि मुख्य रूप से अगर हम देखें तो दो चीज़ों को समझने में मदद करते हैं। एक बात करते हैं कत्यूर, और एक लिखने का तरीका है कत्यूर। तो यहाँ पर ये बात हम समझें कि जो जागर हैं, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में लोक कथाएं हैं, ठीक है ना, तो वो इसी को हम जागर कहा जाता है। इसमें बहुत समय पहले से जागरों के माध्यम से जो नाम आते हैं वो कत्यूर नाम आता है। तो इसमें कत्यूर है, ये कत्यूर नाम केवल जागरों में आया है और कहीं ये नाम नहीं आया है। वास्तव में जो पुरातात्विक स्रोत के रूप में नाम आया है वहाँ पर कत्यूर राजा लिखा है, ना कि कत्यूर। कत्यूर बाद में और
जागरों के अंतर्गत उपयोग में लाया जाने लगा। तो सही नाम एक तरह से हम देखें जिसका साक्ष, जिसकी लिपि हमें दिखती है, लिखा हुआ दिखता है, वो कत्यूर है, ना कि कत्यूर है। कत्यूर नाम हमें सिर्फ जागरों में दिखते हैं। जागर, कत्यूर शासन, कत्यूर राजाओं से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि उनके कई तरह की बातें इसमें हमें देखने को मिलेंगी उन राजाओं से संबंधित। जब हम उनकी अभी नाम देखेंगे तब वहाँ पर हमें इसके महत्व का पता चलेगा। तो ये दूसरा स्रोत है। तीसरा है राजवंशावलियाँ। ये क्या हैं? दरअसल जब हमने कल बहुराजकता का दौर देखा था तो उसमें हमने पाया था कि कुमाऊँ के रीजन में एक तरफ चंदों का शासन था और वहीं पर हमें जो कत्यूर राजा थे उनकी विभिन्न शाखाएं, डोटी, सीरा, सोरघाटी, सुई, काली कुमाऊँ का रीजन, पाली पछाऊ के रीजन में, अस्कोट में, ये सारे रीजन में हमें कत्यूरियों की विभिन्न शाखाएं देखने को मिली थी। और इन्हीं विभिन्न शाखाओं की अलग अलग राजवंशावलियां हैं। उसमें कई कत्यूर राजाओं के नाम लाइन से दिए गए हैं। तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि डोटी राजवंशावली, जैसे कि पाली पछाओ राजवंशावली, इस तरह की वंशावलियाँ फेमस हैं। इसको हमें देखना है, इसमें से कुछ चीज़ें हम देख लेंगे। तो ये जानकारी के स्रोत वाला खंड था। कुलसारी मूर्ति देवी अभिलेख हो गया, कटारमल का अभिलेख हो गया, जागरों में लिखी हुई कुछ बातें हों, जागरों में बोली जाने वाली जो कुछ चीज़ें हैं वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि जागर जो है ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरीके से स्थानीय स्तर पर स्थानीय संस्कृति का हिस्सा है। लोक गाथाएँ हैं वो बोली जाती हैं, उसी में ये नाम थे। तो एटकिंसन ने मुख्य रूप से जब कत्यूरी शासन के बारे में लिखा तो उसने इन्हीं जागरों को ज़्यादा महत्व दिया, वहाँ पर कत्यूर नाम उसने देखा। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर देखें तो कुलसारी अभिलेख में कत्यूर नाम है और कत्यूर ही बाद में कत्यूर हो जाता है। कत्यूर नाम जो है बाद में कत्यूर हो जाता है, उसको हम पहले देख चुके हैं। तो ये जानकारी का स्रोत समाप्त होता है। इसके बाद अब हम सीधे उन राजाओं के नाम, उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर आते हैं जहाँ से फैक्ट के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम चलते हैं कत्यूरी वंश। तो देखें, जो हमने जानकारी के स्रोत पढ़े, चाहे वो पुरातात्विक हों, जागर आधारित हों या विभिन्न वंशावलियाँ देखें, तो अगर हम उन तीनों चीज़ों को मिला दें तो ये पाएंगे कि अशांति देव से पूर्ववर्ती भी हमें विभिन्न जागरों में कुछ नाम देखने को मिलेंगे जो कत्यूरी राजाओं से जोड़कर देखे गए हैं। फिर अशांति देव से लेकर हमें त्रिलोकपाल तक राजाओं की एक सूची देखने को मिली है जो मूल कत्यूरियों की एक शाखा है। और जब कत्यूरी शासन अपने अवसान की तरफ जाता है, अलग अलग हमें क्षेत्रों में अलग अलग वंशावली वहाँ पर देखने को मिलती है। उसको भी हम हल्का सा पिछले जो क्लास में देखे हैं वहाँ से हम उसको लिंक कर सकते हैं। तो कत्यूरी शासन की जब बात होगी तो यहाँ पर हम समझ लेंगे कि हमें एक जो नाम दिखेगा वो दिखेगा अशांति देव से पूर्व का नाम जो देखने को मिलेगा वो भी होगा कुछ कत्यूरी राजाओं से ही जोड़कर देखा जाता है। इसमें अगर हम नाम देखेंगे तो इसमें नाम होगा एक
पहला नाम होगा शालीवाहन का। यह अशांति देव से पहले जो विभिन्न राजवंशावलियों में नाम हमें देखने को मिलते हैं उसमें ये नाम आता है शालीवाहन का। दूसरा नाम आता है शक्तिवाहन, ये नाम आता है शक्तिवाहन का। ये सब जो चीज़ें हैं वो हमें समझनी है कि ये नाम मिथक आधारित हैं और ये नाम ये राजा कत्यूरी वंश के थे ऐसा मानना संदिग्ध है। तो इसलिए इन नाम पर हमें उतना फोकस करना नहीं है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम जब कत्यूरी शासन की बात करते हैं तो ये हमारी 11वीं सदी से लेकर हम अपना जो 14वीं 15वीं सदी का टाइम है वहाँ तक इस चीज़ को खींच सकते हैं किसी न किसी रूप में। तो अशांति देव से पूर्व के शासकों में दो नाम हमने देख लिए, ये मिथक आधारित नाम हैं। दूसरा हम जो दौर देखेंगे वो होगा अशांति देव के पश्चात का प्रारंभिक दौर। तो अशांति देव के बारे में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी हैं कि वो यहाँ का संस्थापक था। उसके बाद जो हमने विभिन्न वंशावलियों की बात करी उसमें एक पूरी लिस्ट दे रखी है। तो उसमें अशांति देव के बाद कई राजाओं के नाम हैं, तो उनसे जुड़े हुए कुछ हम फैक्ट अभी यहाँ पर देखेंगे। तो अगर हम देखें कि जो हमारा ये अशांति देव जो इसका संस्थापक रहा था इस वंश का, उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं जो उसका कार्यकाल है वो वही जो हमने बताया वहीं तक उसको हम देख सकते हैं। तो ये जो हिस्सा रहा है अशांति देव के आसपास का, उसमें हमें जो हम मान सकते हैं जिसको हमने शुरू में देखा है, अगर मैं यहाँ पर अशांति देव के पश्चात या अशांति देव को भी इसमें हम ऐड करें तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी है कि ये एक तो कत्यूर राजा यहाँ पर माने गए हैं कि सारे कत्यूर राजा ही हैं। यहाँ पर एक आक्रमण हमने पढ़ा था कुमाऊं के रीजन में, क्योंकि एक तरफ हमें ये पता है कि ये जो दौर है उसमें गढ़वाल के रीजन में पवार शासक अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ जो चंद्र शासक हैं वो अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। अभी वो पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाए हैं और कत्यूरियों की एक शाखा हमारी कत्यूर घाटी में शासन कर रही है। उसी समय नेपाल के हिस्से से दो आक्रमण होते हैं, एक अशोक चल का आक्रमण होता है जिसको हमने पढ़ रखा है और दूसरा हमारा क्रांचल देव का आक्रमण होता है, इसको भी हमने थोड़ा सा देख रखा है। तो इन दो आक्रमणों के समय अशांति देव जैसे कत्यूरी राजा यहाँ पर अपना शासन स्थापित करने में सफल रहे थे, उस समय शासन कर रहे थे। उन्हीं के शासन पर इन दोनों का हमला यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस समय जो बाहरी आक्रमण हुए उसमें हमें एक नाम ये भी दिखता है जो मोहम्मद बिन तुगलक का होता है, जिसका एक अभियान था कराचिल अभियान। कराचिल अभियान क्या था कि शिवालिक की तलहटी पर उसने हमला किया था, कई सैनिक लेकर आया था लेकिन वो पराजित हुआ था, उससे सफलता नहीं मिल पाई थी और उसके जीवन की कई असफलताओं में ये कराचिल अभियान भी शामिल है। तो उस समय भी हम देख सकते हैं कि जो प्रारंभिक कत्यूर राजा थे उन्हीं का वो दौर था जिस पर ये दो बाहरी आक्रमण हुए हैं। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसी में अशांति देव के बाद इसको मैं अगर लिस्टिंग करूं तो इसमें एक नाम हमने अशांति देव का पढ़ लिया, फिर उसके बाद एक राजा जो आएंगे वो आएंगे हमारे यहीं पर कटारमल। कटारमल से जुड़ा हमने जो महत्वपूर्ण फैक्ट देखना है वो ये देखना है कि इनका सूर्य मंदिर था
इसी कटारमल का सूर्य मंदिर हमें अल्मोड़ा में देखने को मिलता है। अशांति देव से जुड़ी बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो जो प्रारंभिक दौर के ये जो कत्यूर राजा रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई जो बातें रही हैं वो मुख्य रूप से इन्हीं दो राजाओं के बीच में हमें देखने को मिलती है। तो एक हमें स्ट्रक्चरिंग यहाँ हो गई, एक कत्यूर वंश का एक पड़ाव ये देखने को मिला, दूसरा पड़ाव ये देखने को मिला। अब अगर हम बात करें तो जो तीसरा स्तर का कत्यूरी वंश हमें देखने को मिलेगा, ये हमारा समय रहेगा 10वीं से 11वीं सदी के मध्य का मान सकते हैं। इसको हम 11वीं से कुल मिलाकर 13वीं सदी के बीच का टाइम मान सकते हैं। और जो अगला पोर्शन आएगा वो परवर्ती कत्यूर शासकों का आएगा, उसको हमें देखना होगा। तो परवर्ती कत्यूर शासकों के बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं। वो हमारी बातें क्या हैं कि कत्यूर शासन जो था वो अपनी बाद के समय में कई शाखाओं में बढ़ता है। उसमें से एक शाखा जो थी जिसको हमें अच्छे से देख लेना है, वो शाखा थी कत्यूर बैद्यनाथ में। ये कत्यूर बैद्यनाथ की जो शाखा थी ये परवर्ती कत्यूर शासकों में सबसे महत्वपूर्ण एक शाखा के रूप में उभरी। और इसमें जो नाम थे वो बहुत अच्छे तरीके से कुमाऊं रीजन में जाने पहचाने नाम हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। उसमें एक राजा आते हैं जिनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। उन राजा का नाम है प्रीतम देव, या इनको जागर जो हैं कुमाऊं के, उनको उनमें पीथम देव भी कहा जाता है। ये पिथौरा पीथम देव जो थे ये कुमाऊं के रीजन के जो कत्यूर बैद्यनाथ में सबसे प्रतापी राजाओं में शामिल रहे हैं। इनके समय की जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब तक कत्यूर विभिन्न शाखाओं में नहीं बढ़ते हैं, उससे पहले जो उनकी मूल शाखा होती है उसके एक तरीके से ये एक अच्छे लीडर के तौर पर थे, एक अच्छे राजा के तौर पर माने जाएंगे। इनसे जुड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है 1418 का वो युद्ध जिसने तुर्कों को हमारे तराई और भाबर के रीजन में पराजित किया था। तो इन प्रीतम देव से जुड़ा एक बात है कि रानी बाग का जो युद्ध हुआ था नैनीताल के भाबर वाले इलाके में, जहाँ पर इन्होंने 1418 में तुर्कों को परास्त किया था, उन्हें पर्वत चढ़ने से रोका था। तो ये पिथौरा पीतम देव रानी बाग का वो जो युद्ध था वो इन्हीं तुर्कों को इन्होंने यहाँ पर परास्त किया था। तो परवर्ती कत्यूर शासकों की जो लिस्टिंग थी उसमें हम देख रहे हैं कि जो कत्यूर बैद्यनाथ घाटी रही है वहाँ पर हमें 1418 में एक रानी बाग का युद्ध देखने को मिला है। उस रानी बाग के युद्ध में जिस राजा का नाम है वो ये हमें राजा दिखते हैं। अब इसके बाद हमें ये भी समझना है कि जो जागरों में जिया रानी से जुड़े हुए जो जागर हैं वो जो नाम आता है वो आता है ये प्रीतम देव या पिथौरा पीतम देव हैं। इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम है जिया रानी, वो इन्हीं की पत्नी थी। प्रश्न में आ सकता है कि पिथौरा पीतम देव की पत्नी का नाम बताएं, तो वहाँ पर जिया रानी हमें लगाना होगा। तो जिया रानी और प्रीतम देव ये दो नाम हमें समझ में आने चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें
कि पिथौरा, प्रीतम देव और जिया रानी का जो पुत्र था जिसका नाम था धामदेव, इस धामदेव ने क्या किया था, हमारे जो डोटी यानी कि जो नेपाल का रीजन था उसके पश्चिमी हिस्से पर इसने नियंत्रण कर इसको उत्तराखंड में मिला दिया था, उसको अपने शासन के अंतर्गत मिला दिया था। तो इसने नेपाल पर सफल आक्रमण करने में ये आगे सफल हो पाया था। तो इसका नाम हम समझ सकते हैं, ये धामदेव का एक नाम हमें पता होना चाहिए। अगर हम राजवंशावलियों की बात ना करें तो धामदेव का एक पुत्र था जिसका नाम था मालूशाही। इस मालूशाही शासक और दारमा घाटी की एक रानी थी राजुला। इसके प्रणय संबंधों के बारे में कई तरह के जागरों में बातें होती हैं। तो राजुला मालूशाही का जो गाथा है वो कुमाऊं के रीजन में बहुत परिचित गाथा है, वो प्रमुख गाथा है। तो वो भी धामदेव और उसके पुत्र मालूशाही और राजुला के बीच का वो लिंक यहाँ पर जुड़ता है। तो ये कत्यूरी शासन के अंतर्गत ही हम इसको देख सकते हैं। तो अगली चीज़ हम ये देखेंगे, अभी तक जो हमने देखा है, अगर हम राजवंशावलियों की बात करेंगे तो अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर लिंक करूँ कि अशांति देव, दूसरा नाम हमने देखा था कटारमल, इसके बीच में भी कई राजा हैं, और फिर उसके बाद अलग अलग नाम हमने देखे और वहीं पर ये मुख्य मूल शाखा थी। उसके बाद ये शाखाएं बंटने से जो अंतिम चरण में पहुंची, जिसके बाद ये बंटना शुरू हुई, तो उसमें कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं। प्रीतम देव, धामदेव। अब इस धामदेव के बाद एक नाम आता है ब्रह्मदेव का। तो ये नाम हम देखते हैं, इसको मैं डार्क पेन से करूँ तो ब्रह्मदेव ये नाम जरूरी है समझना। तो कत्यूर राजाओं में जो ये ब्रह्मदेव का नाम आता है, ये हमें जागर में भी इसको अलग नाम से हम जानते हैं। जागर में अगर हम बात करें तो ये समझ में आता है कि जागरों में इसको वीरमदेव के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ब्रह्मदेव है जिसको जागरों में वीरमदेव के नाम से जाना जाता है, ये भी हमारे कत्यूरी राजा के जो विभिन्न वंशावलियां हैं उसके अंतर्गत इसको समझा जाता है। तो अगर हम वीरमदेव की बात करें तो इससे संबंधित एक बात समझ में आती है, क्योंकि इसको प्रश्न यहाँ आ सकता है कि ब्रह्मदेव नाम का कत्यूरी राजा किसका पुत्र था। तो यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, ये सारंगदेव का पुत्र माना जाता है। अब इसको हम इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इसने एक शासक थे विक्रमचंद्र, चंदों में विक्रमचंद्र के साथ इस अंतिम कत्यूरी शासक का युद्ध देखने को मिला है, जो मूल शाखा रही थी। तो विक्रम के साथ इस शासक का युद्ध फेमस युद्ध है, जिसमें पराजित किया था इसने विक्रमचंद्र को। तो ये ब्रह्मदेव का एक शासन हमें देखने को मिलता है। ब्रह्मदेव जो कि सारंगदेव का पुत्र माना जाता है। अगर हम बात करें कि ये जो सारंगदेव है इसका अपना एक शिलालेख है। सारंगदेव
ये भी नाम हमें देखना होगा। ये सारंगदेव का एक अपना शिलालेख है, तामा ढौन शिलालेख, जो कि पूछा जा सकता है कि कत्यूरी राजा सारंगदेव द्वारा जारी किए गए शिलालेख का क्या नाम है। तो ये शिलालेख है तामाढौन शिलालेख, जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने कुछ नाम यहाँ पर देखे हैं। अब कत्यूरी शासन के अंतर्गत हम देखते हैं कि परवर्ती काल में कत्यूरियों की कई शाखाएं बढ़ती हैं। कई शाखाएं बट जाती हैं और फिर अगर हम राजवंशावलियों के अंतर्गत इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न निकलने वैसे उतने संभव नहीं हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि जो भी वंशावलियाँ जो हमें अलग अलग दिखाई देती हैं, उसमें एक सूची हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि अभी तक हमने जो नाम देखे, चाहे अशांति देव से शुरू होकर ब्रह्मदेव तक, और उसके बाद एक नाम और आएगा त्रिलोक पाल देव। तो ये जो त्रिलोक पाल देव है, इसके दो बेटे होते हैं और दो बेटे दो अलग अलग शाखा का नेतृत्व करते हैं। उसमें एक नाम आता है निरंजन पाल का, जो इसका छोटा बेटा होता है। निरंजन पाल का शासन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दूसरा एक नाम आता है अभय पाल का। ये खाली हमें इन राजाओं के नाम देख लेने हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो निरंजन पाल त्रिलोकपाल का छोटा बेटा है और जो अभय पाल है वो उसका बड़ा बेटा है। इसके बाद इसी में एक नागमल होगा, यहीं पर नागमल आएगा। फिर उसके नीचे अर्जुन शाही एक शासक आएगा। इसी तरीके से अगर हम अभय पाल के बात करें तो उसके नीचे निर्भय पाल एक शासक हमें देखने को मिलेगा। अब इन्होंने किस किस तरीके के वंश की स्थापना करी, कत्यूरियों की अलग अलग परवर्ती शाखाओं के रूप में अगर हम उसको देखें तो ये जो नागमल था, ये एक तरह से डोटी का राजा बन जाता है, डोटी का राजा बनता है। वहाँ से ये नागमल आता है। अर्जुन शाही ने, जो रतन चंद्र रहते हैं, रतन चंद्र उनके समकालीन हैं और शाही वंश का प्रतिनिधित्व ये शासक करता है। तो ये जो हमने कुछ नाम देखे हैं, ये कभी प्रश्न के रूप में आने वाले हैं नहीं, मैंने बस इनको दिमाग में क्लैरिटी होने के लिए बता दिया। परवर्ती काल की कत्यूरियों की शाखाओं के अंतर्गत हमें बहुत सारी शाखा एक डोटी में दिखती है, जहां मल्लों का शासन होता है। सोर वैली में दिखती है, जो हमने कल देख लिया है। सीरा वैली में दिखने को मिलती है। काली कुमाऊं क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर इसी तरीके की हमें अलग अलग शाखाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो हम यहाँ पर यही समझ सकते हैं कि कत्यूरियों का जो शासन था, उसको अगर मैं समअप करूँ, उसकी चीज़ों को समअप करूँ, तो वो कुछ ऐसे होंगी जिसको अभी हमने ये समझा है। इसको मैं और पीछे से लेकर चलता हूँ। कार्तिकेयपुर, बैद्यनाथ, अगर हम राज्य की बात करें तो इसके अवसान के बाद
कत्यूर शासन स्थापित होता है और इस कत्यूर शासन में कुछ मिथकीय नाम हैं जिसमें हमें शालीवाहन और शक्तिवाहन जैसे राजाओं के नाम दिखते हैं। फिर एक मूल कत्यूरियों की शाखा हमें दिखाई देती है जो अशांति देव से लेकर त्रिलोकपाल देव तक हमें दिखाई देती है। ये शाखा बैद्यनाथ घाटी में शासन करेगी उत्तराखंड में, और इसी शाखा से अलग होकर परवर्ती काल में हमें बहुत सारे कत्यूरियों की विभिन्न शाखाएं उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, विभिन्न शाखाएं उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हम कह सकते हैं डोटी हमारा होगा, सोर घाटी होगी, सीरा घाटी होगी, अस्कोट का रीजन होगा, और इसके अलावा पाली पछाऊ का रीजन हमें देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग हिस्से हो जाएंगे कत्यूरी शासन से जुड़े हुए। इसी में हमने जो सबसे अच्छे फैक्ट जुटाए हैं, एक तो अशांति देव से जुटाया है, दूसरा हमने कटारमल से जुटा लिया है अपना फैक्ट मंदिर के रूप में, और फिर यहाँ पर हमने प्रीतम देव प्लस जिया रानी की बात देखी, रानी बाग का युद्ध हमने यहाँ पर देखा जिसका टाइम पीरियड हमें 1418 देखने को मिलता है। इसके बाद हमने एक शासक धाम देव की बात देखी। धामदेव वो शासक था जिसने हमारे उत्तराखंड के हिस्से से नेपाल पर आक्रमण कर उसे हमारे कुमाऊं में मिला लिया था। उसके बाद हमें जागरों में जो नाम देखने को मिलता है, जो जागरों में हाँ नाम देखने को मिलता है, वो नाम यहाँ पर मालूशाही आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें ब्रह्मदेव के बाद धामदेव के बाद ब्रह्मदेव नाम देखने को मिलेगा। इसको हम वीरम देव भी कहेंगे। इसका एक युद्ध होता है विक्रम चंद्र के साथ, उसकी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। तो ये फिर उसके बाद त्रिलोकपाल आ जाता है, और त्रिलोकपाल के बाद हमें अलग शाखाएं देखने को मिलती हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सारी जो नाम मैं लिख रहा हूँ ये हमारी वंशावलियाँ हैं। डोटी वंशावली, पाली पछाऊ वंशावली, इत्यादि इतनी सारी वंशावलियों से ये नाम अपने आप देखे जा रहे हैं। वहाँ से उसमें से कोई जो फैक्ट हैं वो प्रश्न के रूप में आ सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक बताया गया है। तो इसको हमें इसी तरीके से पढ़ लेना है। कुल मिलाकर ये है कि हाँ, इसमें एक हमने देखा था कि जो हमारा ये ब्रह्मदेव की बात आती है जिसको वीरम देव कहते हैं, सारंग देव का पुत्र है। तो उससे एक हमने तामा ढौन शिलालेख पढ़ा था, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो कत्यूर जो वर्ड था उसको हमने समझा, और कत्यूर शासन परवर्ती काल में हमें विभिन्न शाखाओं के रूप में दिखता है, और उसका परवर्ती काल में चंद्र राजाओं, यहाँ रुद्रचंद जैसे शासकों के साथ भी छोटे मोटे टकराव होते रहते हैं, और वो शक्ति अभी जो कत्यूरी थी वो अपने सबसे निर्बल रूप में वहाँ पर भी देखने को मिलती है। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि ब्रह्मदेव जैसे शासक के बाद जितने भी चीज़ें हमें अलग अलग शाखाओं में दिखती हैं वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो कुल मिलाकर कत्यूरी शासन से जुड़े हुए जो ज़रूरी फैक्ट थे वो हमने यहाँ पर समझ लिए हैं, और
बहुत डिटेल में अब इसमें कुछ ऐसा नहीं रहता है जिसको समझने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे परिवर्ती कत्यूर काल रहा था वो तकरीबन 1289 से लेकर 1550 ईस्वी के बीच में माना जा सकता है। तो ये जो परिवर्ती काल रहा है, इसके बाद ये हम जो पूरा देख रहे हैं, ये हमारे जो शासक रहे हैं, इनको हम वही समझ सकते हैं कि ये 13वीं सदी के पश्चात की बातें यहाँ पर हो रही हैं। एग्ज़ाम में ये डेट वेट नहीं आएगी, हम बस उसको समझने के मतलब से देख रहे हैं। तो इसमें हमने समझा कि कार्तिकेयपुर राजवंश के बाद कुछ नाम तो मिथकीय हैं, उनको छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये जो मूल शाखा थी रणचूलाकोट में, उस रणचूलाकोट की जो मूल शाखाएं थी उसमें हमने नाम देख लिए। बैद्यनाथ घाटी में जो शाखा थी उसके नाम देख लिए। परवर्ती काल के जो शासक हैं उनसे जुड़े हुए चीज़ें हमें जब हम चंद्र शासन पढ़ेंगे उसमें टकराव के रूप में जब आएंगी तभी हम उनको देख लेंगे। तो यहाँ से जितने प्रश्न हैं वो बन जा रहे हैं। सारंगदेव किसका का पुत्र ब्रह्मदेव और उसका विक्रमचंद्र के साथ युद्ध, ये सारे शिलालेख, कुलसरी मूर्ति का शिलालेख, ये तमाम ऐसे फैक्ट हैं जो पता होने चाहिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इस समय में, क्योंकि ये जो 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी का समय है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे कुल मिलाकर अब हम जो चीज़ें यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे उसमें हम देख सकते हैं कि एक तरफ हमने ये देख लिया कि जो हमारे कत्यूर शासक रहे हैं, जो मूल रूप से कहाँ पर शासन कर रहे हैं, रणचूलाकोट पर, प्लस जो परवर्ती कत्यूर शासक हैं जिनकी बहुत सारी शाखाएं हैं जो कुमाऊं में फैली हुई हैं। इस तमाम चीज़ों के रहने के साथ अब यहाँ पर चंद्र शासकों का उभार शुरू हो जाता है। सोमचंद्र उसका संस्थापक होता है, जिसको हमने देख लिया है हल्का सा इसके बारे में। और इसी तरीके से पश्चिम में गढ़वाल के रीजन में एक शक्ति उभर चुकी है जिसको हम जानते हैं परमार वंश। और इसी समय हमारा अजय पाल आएगा जो 52 गढ़ों को जीतेगा और इसको नया स्वरूप देगा। तो अब ये चीज़ें जो हैं आपस में सिकुड़ती जाएंगी, इधर आती जाएंगी और ये राजा अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोने लगेंगे। और इस तरीके से जो हमने शुरुआती मध्यकाल उत्तराखंड का देखा है 11वीं सदी से लेकर 13वीं 14वीं सदी में कत्यूरी शासन के रूप में, और उनके राजाओं को हमने जो देखा है वो अब चीज़ें मुड़ेंगी चंद्र राजाओं की तरफ और पवार राजाओं की तरफ। और ये दो नाम ऐसे होंगे जो पूरे हमारे जो ख़ास तौर से जब दिल्ली सल्तनत का अंतिम समय था या आगे हम मुग़ल राजाओं का बात जब भारत के इतिहास में होगी तो उसके समकालीन उत्तराखंड की भूमि पर यही पवार और चंद्र राजा रहेंगे जिन्होंने कत्यूरियों के नियंत्रण को हटाकर अपना नियंत्रण इन दो हिस्सों में लगाया। और गढ़वाल में पवार राजवंश की स्थापना हो रखी है पहले भी, लेकिन 52 गढ़ों को जीतकर एक छत्र में उस पवार वंश को पुनः एक ताकत देने का काम अजय पाल करेगा। और फिर इधर हमें विभिन्न चंद्रवंश के राजा दिखेंगे जिनकी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित होकर कहाँ आ जाएगी, अल्मोड़ा में। और फिर उस राजवंश को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ कत्यूरी शासन से जुड़ा हुआ जितना भी चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली। एक चीज़ जब हमें समझनी है, चलते चलते ये बात हो जानी चाहिए कि अब कभी भी कोई भी प्रश्न आए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं, कर्तपुर राज्य, कार्तिकेयपुर राज्य,
कत्यूर, या जिसको हम जागरों में कत्यूर कहते हैं, उसमें, या परवर्ती कत्यूर शाखाएं जो अलग अलग थे, डोटी, सोरघाटी, वहाँ पर, इसको मेरे हिसाब से हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब इसमें हमें कहीं कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। अगर मैं परवर्ती कत्यूर शाखा कहूँगा तो भी आप लोग समझ जाना कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। कत्यूर शाखा की बात करूँ तो समझ में आना चाहिए जो उनकी मूल शाखा थी रणचूला कोट में, उसकी बात हो रही है। और पहले के कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूर राजवंश हमने देख ही लिए हैं। तो यहाँ तक हमारी जो गाड़ी आई है वो फिर आगे चंदों की तरफ मुड़ जाएगी और इधर हम गढ़वाल में हम पंवार वंश को देख लेंगे। तो कुल मिलाकर आज के वीडियो में जो चीज़ें थी वो यही थी। अब ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम कुमाऊँ का जो चंद्रवंश है उसकी एक यात्रा शुरू करेंगे और पूरी डिटेल से उसको देखा जाएगा, जिसमें वहाँ पर सिर्फ हमें राजाओं के नाम और उनसे जुड़ी घटनाएं ही नहीं देखनी है, हमें चंदों के प्रशासन को देखना है, उनकी जो मूलभूत अर्थव्यवस्था, उनका जो समाज था उसको भी देखना होगा। तो उसको हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल जुड़िएगा। तब तक आप अपना रिवीजन जारी रखें। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।